कल इंडियन पार्लियामेंट में एक बड़ा काम होने जा रहा है, बड़ा पॉलिटिकल मामला है। वक्फ बोर्ड बिल कल संसद में पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा और 12 बजे ये बिल पेश होगा। कहा जा रहा है कि 8 घंटे इसके ऊपर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बहुत जो गणित है एनडीए में, यानी कि जो जिसके सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चल रही है, उसमें बहुत सारा गणित बदलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र मौजूद हैं। धर्मेंद्र ऑनलाइन न्यूज इंडिया के संपादक हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार ये खबर आ रही है कि एनडीए इस वक्फ बोर्ड बिल को लेकर एकजुट नहीं है। पहले तो आप इस खबर का बताइए कि क्या सही है? कहा जा रहा है कि जेडीयू और जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, चिराग पासवान का नाम भी है। तो इस खबर में कितना दम है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। धन्यवाद मनदीप। देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी यही है, सबके चयन में यही है कि क्या वाकई ये चिराग पासवान हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये वाकई सरकार के साथ में जाएंगे या इस बार कुछ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। और खास तौर पर बिहार के नेता, जिसमें नीतीश है, जिसमें चिराग पासवान है। आधिकारिक तौर पर अगर कहें तो किसी का भी अभी ऐसे कोई चिट्ठी आई नहीं है, किसी ने अपनी तरफ से जो है वो आधिकारिक तौर पर कहा नहीं है कि चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हो या फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन कई बयान आ चुके हैं। कई बयान आए हैं जिसमें अगर आप जेडीयू की बात करें तो गुलाम घोष, वो कहा जा रहा है कि लालू यादव से मिल करके भी आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इसमें अभी स्पष्ट नहीं कि क्या करेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ललन सिंह, जब उनसे पूछा गया, ललन सिंह तो आप मान सकते हैं कि कद्दावर नेता है, ललन सिंह ने कहा कि हम लोकसभा के अंदर ही स्थिति स्पष्ट करेंगे। और 2 बजे तक, मतलब ये साफ हो गया था कि कल 12 बजे सरकार जो है इसको टेबल करेगी, और 2 बजे तक भी दोपहर में विपक्ष अपने सहयोगी दलों के सांसदों को भी बिल की कॉपी वगैरह देना या उसके बारे में जो जानकारी है वो देना कि कल क्या क्या होगा इसमें। क्योंकि अभी भी जो चीजें चल रही है टीवी पर भी, वो सब सूत्रों के हवाले से चल रही है। अभी जो एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार ने 2 कदम अपने जरूर पीछे खींचे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मोदी शाह के ऊपर भी एक प्रेशर है कि वो अगर इस बार इस बिल को पास नहीं करवा पाए तो फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक, बीजेपी के अंदर भी जो उनके खिलाफ एक लॉबी काम करती है कि भाई गुजरात लॉबी ने सब कुछ कब्जा कर रखा है 11-12 साल से, भाजपा के नेताओं को कोई पूछता नहीं, जो पुरानी भाजपा थी उसके नेताओं को, तो एक प्रेशर उनके ऊपर भी है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 2025 में अब जब ये कानून बनेगा, लागू होगा, अब जो नए विवाद आएंगे, नए डिस्प्यूट निकल करके सामने आएंगे, और जो पहले के डिस्प्यूट चल रहे हैं उन्हीं पर केवल जो है वो इसमें बात होगी। बाकी जो भी संपत्तियां वक्फ के पास में है वो ज्यों की त्यों रहेगी। तो सरकार इस एक पॉइंट पे जरूर थोड़ा पीछे अपने आप को जो वो रखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी शाह पर जो एक प्रेशर है। क्योंकि ये जो नंबर है 293 का, कोई भी अगर आप आज पूछे आपसे, मुझसे पूछे कि भाई आप सारी बहस को एक तरफ रख दीजिए, ये बताइए नंबर किसके पास में, जिसके पास में नंबर होगा जाहिर सी बात है कानून वो बना लिया जाएगा। जी। लेकिन बात केवल नंबर की नहीं, क्योंकि अगर बात नंबर की होती तो ये अगस्त 2024 में इसको जेपीसी के पास क्यों भेजना पड़ता। और ये सरकार की आदत है भी नहीं कि बिल को जेपीसी के पास भेजा जाए, उस पर चर्चा हो, उस पर बातचीत हो। किसान कानून जब आए थे तो एकदम से आनंद फानन में जो है वो कानूनों की जो है वो चर्चा होने लगी और फिर कानून पास हो गए। बाद में मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी, वो टीवी पर आकर के रोना पड़ा, वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन इस सरकार की जो फितरत है, जो आदत है, वो उसी तरीके की थी। अभी 240 का करंट आप कह लीजिए इसको, या मोदी 3.0 का असर कह लीजिए, या मोदी जी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं वो कह लीजिए, तो वो ये सही है कि 293 सरकार के पास में अगर आधिकारिक तौर पर नंबर देखें तो वो जरूर है। लेकिन अगर उसमें से 33 सांसदों को आप हटा दें, जिसमें 16 सांसद टीडीपी के हैं, चंद्रबाबू नायडू के हैं, 12 सांसद वो जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के, और 5 सांसद चिराग पासवान के, 33 सांसद है। 293 में से अगर ये 33 चले जाते तो 260 पर आंकड़ा आ जाता है, यानी सरकार जी, फिर नहीं कर पाएगी। और अभी जब 272 का आंकड़ा आपने, चाहिए। हाँ, तो आंकड़े पर अगर आप कोई बात करें कि भाई ये बहसबाजी तो हम हर चैनल पर देख रहे हैं, ये डिबेट तो हर चैनल पर हो रही है, टीवी पर भी हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हो रही है, नंबर किसके पास में है? क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक होते हैं ना वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, बस
वो टिक्की जो है बना करके दे दो, हमें मतलब नहीं किसी चीज से, हम तो टिक्की खाने वाले हैं। तो वो लोग भी समझ ले इस बात को, नंबर सरकार के पक्ष में जरूर है, लेकिन नंबर हर बार वाकई उसी तरीके से काम करेंगे या अंदर खाने कुछ होगा, क्योंकि अभी जेडीयू ने व्हिप जारी कर दिया है, टीडीपी ने व्हिप जारी कर दिया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, तमाम पार्टियों ने व्हिप जारी कर दी। तो कल का दिन एक बड़ा दिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार 8 घंटे चर्चा के लिए इस पर समय दे रही है, विपक्ष की तरफ से कहा गया कि 12 घंटे कम से कम इस पर चर्चा हो। अब कल को चर्चा भी होगी कि नहीं होगी, या चर्चा होगी तो ओम बिरला का व्यवहार वो भी हम देखेंगे कि वो कितनी बार कितने सांसदों को वेल में आने से रोकेंगे, क्योंकि कल का दिन बड़ा हंगामेदार होने वाला है। और इंडिया गठबंधन की बैठक अभी शाम को 6 बजे संसद भवन में चली है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी गए, टीएमसी के भी, शिवसेना के नेता भी गए, क्योंकि बीजेपी जो है कोशिश कर रही थी। मैं आपसे कुछ देर पहले एक ट्वीट का देख रहा था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया है, और देवेंद्र फडणवीस ट्वीट करके कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे, उनकी विचारधारा पर, उनकी भावनाओं पर जो है वो शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे चलेंगे, या वाकई जो इंडी गठबंधन के प्रभाव में ही है। लेकिन शिवसेना, उसको पता है कि अब वो पूरी तरह से विपक्ष में है और इंडिया गठबंधन के साथ उसको चलना पड़ेगा। लेकिन अब कल को क्या होगा, क्या वाकई जो है वो पूरी तरह से चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे डीडीपी हो, ये अपनी कुछ न कुछ कोशिश जरूर करेंगे कि अपनी ताकत दिखा पाए। और देखिए कल जो है चिराग पासवान के बाइट, सबसे ज्यादा जो पत्रकार हैं वो सबसे ज्यादा चिराग पासवान को ढूंढते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजकल वही बोल रहे थे, थोड़ा थोड़ा बहुत जो बोल पा रहे थे कि भाई ईद आप नमाज जो सड़क पर मत पढ़िए, आप जो है वो नवरात्रि में मीट की दुकान मत बंद करवाइए। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये तो छोटे मुद्दे थे, चलिए सड़क पर नमाज की बात थी तो वो एक दिन की बात थी और वो हो गई, या जो मीट की बात है वो भी 8-9 दिन की बात है, नवरात्रि में बंद होगा या खुला रहेगा वो भी हो जाएगा। लेकिन जो जी बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर आप कितनी छाती दिखा पाते हैं, कितनी बड़ी जो है वो आपकी बातें निकल करके सामने आती है। आप तब तो कह रहे थे भाई फालतू की बात है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो असल मुद्दा है उस पर आप कितना बोल पाते हैं। तो चिराग पासवान को भी लोग देख रहे हैं, नीतीश कुमार को भी देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर के मैं बता दूं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी तैयारी अपनी 24 की। वो अब से कुछ देर पहले पार्टी कार्यालय में गए, पार्टी कार्यालय में जाकर के नीतीश कुमार ने नेताओं के साथ में वहां पर बैठक की है, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जरूर बात बताया जा रहा है कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अंदर खाने चर्चा इसी बात को लेकर हो रही होगी कि कितना इसका नुकसान होगा, और अगर नुकसान होगा तो इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। अब क्या वाकई जैसे किसान कानून पास हुए तब उसके बाद में किसानों ने डेरा लगाया दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर, तो क्या वो मुसलमानों की भी उसी तरीके से अलग अलग जो है वो घेरेबंदी दिखेगी? ये भी अपने आप में अभी सवाल है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है। जी, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्फ बोर्ड बिल में जो आपत्तियां हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो वक्फ बोर्ड होता क्या है वो बताता हूं। वक्फ बेसिकली वो चीज होती है जब किसी ने कोई रिलीजियस काम के लिए, धार्मिक काम के लिए जमीन दान की हो, जो मुस्लिम समुदाय है उसमें खासकर किसी राजा महाराजा ने मस्जिद बनवाने के लिए, मदरसा बनवाने के लिए या कोई सराय बनवाने के लिए, बिल्कुल ज़कात, तो उसको वो सारी प्रॉपर्टियां आज के टाइम पे वक्फ बोर्ड के पास हैं, हम सबको पता है। उसमें एक दिक्कत तो ये है कि उसमें नॉन मुस्लिम 2 मेंबर, अगर ये बिल पास हो जाएगा तो उसमें 2 मेंबर नॉन मुस्लिम होंगे, जो मुस्लिम धर्म से संबंधित भी नहीं होंगे और वो उसके मेंबर होंगे। दूसरा, सरकार इसमें अपना हस्तक्षेप चाह रही है। इसमें जो जिला मजिस्ट्रेट है उसकी भूमिका भी लेकर आ गए हैं कि जो निपटारा होगा उसमें जिला, अब अभी तक सरकार का इसमें कोई ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाती है, ये मामले हैं। और इसमें सबसे गंभीर मामला तो इसमें ये है कि कोर्ट में जाने का जो मामला है, मान लो कल को कोई कोर्ट में चला गया कि इस मस्जिद के पेपर दिखाओ, तो मान लो 16वीं 17वीं शताब्दी में किसी राजा महाराजा ने उस जमीन को दान दिया हो, तो वक्फ बोर्ड कहां से उसके पेपर लाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं जो काफी मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा अपना देख रही है कि हमारा वोट बैंक तो नहीं छिटकेगा, क्या हमारे ऊपर क्रिमिनल होने का दाग तो नहीं लग जाएगा, ये भी मामला है। क्योंकि आप नीतीश कुमार की 1991, 92, 93 की स्पीचें याद करिए जिसमें वो खुलकर बोलते थे इस जो बीजेपी की क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ।
और ये दाग तो चंद्रबाबू नायडू भी नहीं लगवाना चाहते, क्योंकि आंध्र प्रदेश में वो मुस्लिम समुदाय की वोटें पाते हैं। ये दाग तो चिराग पासवान भी नहीं लगवाना चाहते, और इनफैक्ट ये दाग तो जयंत चौधरी भी नहीं लगवाना चाहते। उनके तो 2 ही सांसद हैं। जयंत चौधरी का क्या रुख है, इस पे कुछ आया है? क्योंकि 33 सांसद तो आपने गिनवा दिए, 2 सांसद इनके हैं, 35 हो जाएंगे। देखिए, चिराग पासवान यहाँ पर जयंत चौधरी की बात करें तो जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था नमाज वाले मुद्दे पे, लेकिन अभी जो है वो जयंत चौधरी ठंडे हैं, और जयंत चौधरी हाँ, को लग रहा है कि नहीं भाई, हमारी जो है वो अभी समय है 2027 का, और जो पश्चिमी यूपी हाँ, का जो जाट है वो भी एक तरीके से पूरा एक संघी उसका विचारधारा टाइप में हो गई है। तो बहुत ज्यादा जयंत चौधरी खुल करके तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये बात पता है कि कल को इसको लेकर के खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जयंत चौधरी को भी। और टीडीपी विरोध जता रही है, लेकिन टीडीपी के पास में भी कम से कम 4 साल का समय है। नीतीश कुमार के पास में 5-6 महीने, 7-8 महीने लगा लीजिए आप, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। नीतीश कुमार के पास में, चिराग पासवान के पास में, या जीतन राम मांझी के पास में, इनके पास में समय नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें तो 2027 में जयंत चौधरी को पता चल जाएगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया, या आज जो वो मजे ले रहे हैं मंत्रालय के, तो मंत्रालय के मजे उनको कितने भारी पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, वो सब वक्त के साथ में तस्वीर साफ होती चली जाएगी। दूसरी जो बड़ी बात है अभी जो मुसलमानों की तरफ से कही जा रही है, कि वो ये कहा जा रहा है कि भाई आप सबसे बड़ा राम मंदिर का जो बोर्ड है, उस बोर्ड में बता दीजिए कितने मुसलमान हैं। जब आप अपने धार्मिक जो बोर्ड है तो उनमें किसी गैर धर्म के लोगों को नहीं ले रहे हैं, तो फिर आप गैर मुसलमानों को यहां पर क्यों लेकर के आना चाहते हैं? बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई, ये तो कोई धार्मिक कोई संगठन नहीं है। तो बताइए, वक्फ बोर्ड बिल काम क्या करता है? ये वक्फ के अंदर सारी जो संपत्ति है, चाहे उसमें शमशान घाट है, चाहे उसमें ये माफ कीजिए कब्रिस्तान कह लीजिए, शमशान एक ही बात है वैसे, वो मस्जिद है, तो ये सारी चीजें तो मुसलमानों की है। तो ये है तो मुसलमानों के लिए ही, लेकिन आप इसमें जबरदस्ती दूसरे धर्म के लोगों को थोप रहे हैं। और इसमें आज जो बैठक हुई, आज आंध्र प्रदेश में भी इसको लेकर के विरोध हुआ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और उसमें काफी संख्या में सिखों ने भी जो है वो प्रोटेस्ट किया है, सिखों ने भी साथ दिया है। और इसमें अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ हाल में, तो उसमें भी कई सिख संगठन के लोग पहुंचे थे उसमें, और उन्होंने कहा कि हम हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आप लोगों के साथ देने के लिए आएंगे। क्योंकि आपको याद करिए मनदीप, आप तो लगातार कवर करते ही रहे किसान आंदोलन, तो किसान आंदोलन में हम बराबर देखते थे कि मुसलमानों की जो बिरयानी है वो चलती थी। तो अब अगर ऐसे में अब आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, मान लीजिए कि ठीक है सरकार इसको पास करवा भी लेगी, सरकार के पास में आंकड़ा है, और कहीं ना कहीं 8-9 महीने में, ऐसा भी नहीं कि भाई उन्होंने, मोदी अमित शाह जी ने जो है वो काम नहीं किया होगा, उन्होंने कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 8-9 महीने तक वो केवल मटर छीलने का काम करते रहे, उन्होंने भी अपनी तरीके से पूरा जो है वो गणित लगाया है, पूरा काम किया है। तो वो काम इसको जो है पास करवा भी लेंगे। तो क्या अब देखना ये होगा कि इस पर, जैसे किसान कानून के समय पर जो विरोध हुआ था, क्या उस तरीके से होगा, लोग सड़कों पर आएंगे? क्योंकि हमने देखा, चाहे ईद की बात हो, अभी तो कल ही ईद जब हुई तो उसमें काली पट्टी पहन करके बहुत सारे जगह पर लोग गए। तो ये अब ये है कि भाई जमहूरियत में सिर गिने जाते हैं, तो आप कितनी ताकत दिखा सकते हैं? कल केवल जो है वो कुछ नेता वहां पर बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के सांसद बोलेंगे, या फिर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर बोलते हुए दिखाई देंगे, या और बाकी सांसद जो है वो बोलते हुए दिखाई देंगे। बाकी सवाल अब ये है कि अगर इसके आगे, और ये जाहिर तौर पर सरकार के लिए नाक का सवाल है ये, मोदी अमित शाह के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर अब ये नहीं हुआ अच्छा, तो उनके ऊपर इस सवाल आकर खड़ा हो जाएगा। अगर धर्मेंद्र कल ये बिल पास नहीं हुआ, मान लो जो आप 33 सांसदों की जो हकीकत बता रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, वो तीनों ही अगर अलग खड़े हो जाएं इनसे और सेकुलर स्टैंड ले लें, तो क्या ये खतरा वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर ना रह के सरकार के ऊपर भी आ सकता है? क्या सरकार भी गिर सकती है? देखिए, दो बातें इसमें। मुसलमानों ने, खास तौर पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने कहा कि भाई आप सरकार में है तो सरकार में रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी सरकार चला सकती है, आप 5 साल तक सरकार की मलाई खाना चाहते हैं, खाइए, लेकिन कम से कम मुसलमानों के एक मुद्दे पर, उस पर तो आप बताइए कि आप, हमने आपको वोट दिया है, हमारे बगैर आप क्या है?
नीतीश कुमार की अगर आप बात करें 43 पर नीतीश कुमार है। कल को अगर मुसलमान एक तरफा उनसे हट जाए, नीतीश कुमार की हैसियत शायद 18-20 सीटों की नहीं बचेगी, या उससे भी हो सकता है नीचे चली जाए। तो मुसलमान यही कह रहा है कि भाई आप सरकार में बीजेपी के साथ हैं, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप कम से कम ये तो करिए कि हमारा जो एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर तो कम से कम अपना स्टैंड दिखाइए। इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा 2 पन्ने की चिट्ठी जारी की। एक तरीके से ये मतलब फरमान जारी हो गया है कि अब आप किस तरफ हैं, लाइन ड्रॉ करिए। कल ये कोई ये कहे कि कल सरकार गिर जाएगी, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कल ये बिल रुकना ही बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सरकार तो गिरना एक मतलब बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन कम से कम अगर इस बिल को भी अगर रोक पाने में ये कामयाब हो गए, तो फिर अपने आप में जो है ये कहा जा सकता है कि आगे के आने वाले समय के लिए इन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। चाहे नीतीश कुमार की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू चंद्रबाबू नायडू की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, अगर कल को ये लोग कर लेंगे तो इनका हिंदुत्व का जो वोट है वो तो सुरक्षित हो गया। बीजेपी का जो हिंदुत्व का वोट है वो पूरी तरह से पैक हो जाएगा। एक बीजेपी तो इस बात को गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगाड़े के साथ में गांव गांव में पहुंचाएगी कि देखो हमने मुसलमानों की कमर तोड़ दी है। और फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि फर्जी नैरेटिव कितने आएंगे कि भाई इतने 1000 करोड़ की संपत्ति थी, उसमें इतने 1000 करोड़ की संपत्ति फर्जी थी, इतने 1000 करोड़ की संपत्ति सरकारी निकल करके आ गई, जबकि किसी को 10 गज की जगह मिलने वाली नहीं है गांव में। लेकिन गांव गांव तक ये नैरेटिव जरूर पहुंचाया जाएगा कि मनदीप पुनिया को चाहे 5 गज ना मिले, लेकिन मनदीप पुनिया के व्हाट्सएप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश जरूर होगी कि भाई देखो भाई 1000 एकड़ जमीन जो है वो वहां से छुटी है, 5000 एकड़ जमीन वहां से छुटी है, 10,000 एकड़ जमीन वहां से छुटी है। ऐसे नैरेटिव बनाए जाएंगे तो बीजेपी तो अपना वोट बैंक वो पूरी तरह से सुरक्षित कर लेगी, लेकिन नीतीश कुमार का क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा, जयंत चौधरी का क्या होगा, मुसलमान उनसे पूछेगा। बीजेपी तो अपना पूरा झंडा लाल करके चलेगी एकदम, लेकिन वो उनसे पूछेगा भाई जब हमारा मौका आया तब आप कहां थे, तब आप बैठे रहे अपने कमरों के अंदर, तब आपने बीजेपी को जाकर के कर दिए, आपने बीजेपी को जाकर के कोरे पन्ने पर साइन करके दे दिया आपने। कल वोटिंग होगी ना बाकायदा, और वोटिंग में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जयंत चौधरी ने कहा वोट डाला है, ये चिराग पासवान ने कहां पर वोट डाला है। तो खाली गाल बजाना कि भाई ये फालतू की नमाज मत करने दो, ये तो 2 घंटे की बात है, मुसलमान सहन कर लेगा इसको। ठीक है भाई, एक बार में नमाज नहीं होगी, 2 बार में हो जाएगी, 4 बार में हो जाएगी, या वो 9 दिन नवरात्रि में पूरा बंद करवा देंगे तो 9 दिन नवरात्रि का वो नुकसान, हालांकि वो गरीब आदमी पर तो एक दिन का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन वो सहन कर लेगा उसको। लेकिन उसको ये बात लग रहा है, ये बात चुभ रही है कि भाई आप जब हमारी संपत्ति की बात आई, हमारी मस्जिदों की बात आई, उस वक्त में आप नहीं थे भाई। और ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि आप अपने गांव देहात में कोई मंदिर को लेकर के कोई अटैक करने के लिए आ जाए तो कोई कुछ नहीं पूछता है कि आप कौन सी जाति के लोग हो, या आप जो है कौन से मतलब कि कुनबे वाले हो, या कौन से मोहल्ले वाले हो, या आपका कौन सा पाना है, कोई नहीं पूछता है। फिर ये देखते हैं कि हमारे मंदिर पे बात हो रही है, हमारे मंदिर को जो है कब्जा किया जा रहा है, तो आदमी बस यही चीज देखता। तो आज वहां पर भी सेंटीमेंट उसी तरीके के हैं। आज जब नमाज के लिए मुसलमान जब जा रहे हैं मस्जिदों में, तो सब वहीं पर यही चर्चा हो रही है इस वक्त में कि चिराग पासवान ने क्या कहा है, बस यही सब लोग देख रहे हैं कि वो उसने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, और कल वो नंबर देख लेंगे, और नंबर देखने के बाद में पूरी चर्चा ही खत्म, फिर चिराग पासवान की बात ही खत्म। फिर कौन पूछने वाला कि आपने नमाज को लेकर के आवाज उठाई थी, या फला मुद्दे पर बोले थे, फला मुद्दे पर बोले थे। आप इस मुद्दे पर नहीं बोले, सच्चाई फिर ये चलेगी। मतलब कल से लाइन ड्रॉ होगी इन पार्टियों के लिए कि आप हमारा वोट मांगने के लिए आएंगे घर पे, तो कल कल जो है वो आप क्या करेंगे, वहां से इन लोगों की लाइन जो है वो तय होगी। जी जी धर्मेंद्र, तो आखिरी में हम इसको कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं कि अगर कहीं ना कहीं जो स्टैंड है ले लेती है जेडीयू और टीडीपी और चिराग पासवान की पार्टी और जयंत चौधरी की, तो इन्हीं की ही बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी एनडीए में। अगर कल स्टैंड नहीं ले पाते हैं तो इनका वोट बैंक भी खतरे में जाएगा और बीजेपी भी इनको टेकन फॉर ग्रांटेड की तरह ही इस्तेमाल करेगी। तो ये मुझे इसका मोटा मोटा क्रक्स लग रहा है। बाकी कल भारत के राजनीतिक इतिहास में बड़ा दिन है। आप सभी भी जो लोकसभा की कार्रवाई है उसको देखिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और शुक्रिया धर्मेंद्र जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।